हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो सीरीज आप ही के लिए होने वाली है। इन वीडियो सीरीज में हम वन बाय वन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और अगर आप इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वर्कशीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले हम सेक्शन ए के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, फिर सेक्शन बी के दोनों पार्ट्स को वन बाय वन कवर करेंगे। इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की हेल्प से आप सारे कंसेप्ट जो भी पर्टिकुलर चैप्टर में यूज होते हैं उनको सीख सकते हैं आराम से। जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो आपको वन बाय वन इस चैनल पे मिलते जाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले टॉपिक से, मैट्रिसेस से। आज हम मैट्रिसेस की शीट सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैट्रिसेस में वो ये दे रखा है कि ए की एक वैल्यू दे रखी है मैट्रिक्स के फॉर्म में, बी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में दे रखा है और आपको निकालना है ए माइनस बी की वैल्यू। तो अगर आप a माइनस बी निकालते हो इस पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स से तो a माइनस बी विल बी इक्वल्स टू 1/π। अब देखो 1/π तो दोनों में है, तो 1/π को हम कॉमन ले लेते हैं और दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स पाई माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये कॉस इनवर्स एक्स पाई से, फिर उसके बाद में टेन इनवर्स एक्स बाय पाई है और वहाँ पे भी टेन इनवर्स एक्स बाय पाई है तो माइनस का टेन इनवर्स एक्स बाय पाई हो जाएगा। अब अगर आपको याद हो तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, अगर आपको याद हो तो ये होता है पाई/2, तो इसकी वैल्यू तो पाई/2 आ जाएगी। तो जब इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो आगे हम इसको पाई/2 लिखेंगे। यहाँ थर्ड एलिमेंट जो है हमारा साइन इनवर्स एक्स बाय पाई होगा और माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय पाई इसके साथ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी कॉट इनवर्स एक्स पाई और माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स एक्स पाई हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ये भी कट जाएंगे दोनों, तो आपका a माइनस बी की वैल्यू क्या बचेगी 1/π तो बाहर और अंदर बचेगा पाई/2। आपको याद है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला वो पाई/2 होता है। तो अब x की जगह पे एक्स पाई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई/2 ही आपका आंसर रहेगा। पाई/2 0 0 पाई/2। अब मैं 1/π का अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/π का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1/π यहाँ पे और ये पाई/2 0 0 1/π और पाई/2। इस पाई से ये पाई कैंसिल, इस पाई से ये पाई कैंसिल। अब अगर हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं हमारे पूरे मैट्रिक्स में से तो a माइनस बी 1/2 कॉमन और यहाँ पे बचेगा 1 0 0 1। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ रहा है 1/2 इंटू आई। तो आपका ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन 1/2 आई। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको ए और बी की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। दो मैट्रिक्स इक्वल फॉर्म में दिए हुए हैं। अब आप कंपेयर तो कोई भी एलिमेंट को करवा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट एलिमेंट जिनको कंपेयर करवा के हम जल्दी से आंसर निकाल पाएंगे वो है हमारा फोर्थ वाला एलिमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम कंपेयर करवा रहे हैं 4x को x प्लस 6 है। 4x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू क्या बचेगी 6/3 दैट इज 2। तो x का आंसर 2 आ रहा है, मतलब 2 और थर्ड वाले ऑप्शन में से एक आंसर हो सकता है। अब हम y की वैल्यू निकालने के लिए सबसे बेस्ट जो है 5x माइनस 7 को कंपेयर करते हैं y से। 5x माइनस 7 इज इक्वल्स टू y, 5 2 जा 10 माइनस 7 दैट इज 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द आंसर 2x की वैल्यू y की वैल्यू 3, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में उसने बोला है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 0 5 -8, उसके बाद में -5 0 -12, उसके बाद में 8 12 और 0। ये आ गया है A ट्रांसपोज की वैल्यू। अब मैं इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस का साइन अगर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा 0 -5 8 5 0 12 और -8 -12 एंड 0। ये पूरे जो साइन है वो चेंज हो गए, सारे के सारे हमारे साइन चेंज हो गए। तो अगर साइन चेंज हो गए हैं तो ये फाइनली अब A मैट्रिक्स बन गया है। तो जब भी A डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A होता है, मतलब A ट्रांसपोज A के नेगेटिव के बराबर होता है, तो वो हमारा कौन सा मैट्रिक्स होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो द करेक्ट आंसर इज 3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास में एक मैट्रिक्स है P और हमको ये चेक करना है कि ये स्क्वायर है, डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, नन ऑफ दीज है। बच्चों क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये है, तो मतलब हमारा आंसर जो है वो ये वाला सही हो सकता है, लेकिन हमें इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस भी चेक करना चाहिए। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल हमेशा इस ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट की पोजीशन होती है वो क्या होती है, A11, A22 और A33, ये होती है हमारे डायगोनल्स की, डायगोनल में एलिमेंट्स की पोजीशन। मतलब क्या होता है, इसमें रो और कॉलम सेम होता है, डायगोनल की कंडीशन ये होती है, और बाकी के सारे एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारा वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, मतलब सभी एलिमेंट वन है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। और नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस तो तब होगा जब ये एक ऑप्शन जो है स्क्वायर मैट्रिक्स से गलत होगा। तो अगर ये ऑप्शन सही है तो फिर दूसरे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है हमें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है कि ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 0 1 1 0 और हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है। बच्चों मल्टीप्लिकेशन आपको आता है ना? मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम? सबसे पहले तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को एक के बाद एक लिख लेंगे ताकि हम ए स्क्वायर निकाल पाए। तो ए इंटू ए लिखा है हमने, ठीक है, ये हमने ए इंटू ए लिख लिया। अब आप पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करवाओ तो आपको ए स्क्वायर का पहला एलिमेंट मिल जाएगा। इस पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करवाएंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में, ठीक है। अब पहली रो का मल्टीप्लाई होगा दूसरे कॉलम में तो दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 0 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली अब हम आ जाते हैं सेकेंड वाली रो पे और फर्स्ट और सेकेंड कॉलम्स पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 0। तो फाइनली आपका जो मैट्रिक्स बन रहा है वो बन रहा है 1 0 0 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ऑप्शन 4 1 0 0 1। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसके ऊपर बेस्ड कई क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला गया है ए बी डैश माइनस बी ए डैश कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, नल, सिमेट्रिक या यूनिट। तो नल तो नहीं है क्योंकि इसका आंसर 0 होना चाहिए। सिमेट्रिक हो सकता है या यूनिट हो सकता है, तो हम चेक करते हैं। सिमेट्रिक करने के लिए या स्क्यू सिमेट्रिक करने के लिए हमें इसे डैश के फॉर्म में, मतलब ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर कि ये डी नाम है इसका, तो डी को हम डी ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ए बी डैश माइनस बी ए डैश का होल डैश निकाल रहे हैं अब हम। इससे क्या वैल्यू मिलेगी हमें? इससे वैल्यू मिलेगी, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो नेगेटिव साइन है, इसलिए हमारा ये ए बी डैश का होल डैश हो जाएगा माइनस बी ए डैश का होल डैश हो जाएगा। अब ये सब मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो बी ए डैश का होल डैश अगर मैं सॉल्व करता हूं तो वो बी डैश का डैश और ए डैश हो जाएगा। आपको पता होगा बच्चों ये वाला कंसेप्ट, तो कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है और हम उस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इनका ट्रांसपोज करते हैं, तो ये बी डैश ए डैश के बराबर आता है। ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा। ए बी ए डैश है, उसका होल डैश है, तो जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए डैश का होल डैश इंटू बी डैश, ठीक है। अब देखो बी डैश का होल डैश इज बी और ए डैश एज इट इज रहेगा, माइनस ए डैश का होल डैश इज ए और बी डैश एज इट इज रहेगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ठीक है। क्या बचेगा? ए बी डैश माइनस बी ए डैश, मतलब ए बी डैश जो है वो पहले पीछे था तो वो आगे आ गया क्योंकि पॉजिटिव हो गया है। बी ए डैश जो था वो पॉजिटिव था, वो पीछे आके नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा है? माइनस ऑफ डी, ठीक है। माइनस ऑफ डी बच रहा है, देख लो ये डी की ही वैल्यू है ना। ए बी डैश माइनस बी ए डैश डी की वैल्यू है। डी डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक है? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हुआ बच्चों? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये इसका सॉल्यूशन ये रहा। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से कौन सी चीज पॉसिबल है? ए बी और बी ए क्या पॉसिबल है हमेशा? नहीं भैया, ए बी और बी ए तो पॉसिबल ही नहीं होता है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्या
ए बी इज इक्वल्स टू बी ए पॉसिबल है? नहीं, दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं आते हैं और कई बार ए बी और बी ए बराबर आ भी जाते हैं। जैसे अगर मैं सपोज करूं कि बी मैट्रिक्स जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से करवाओ या आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई ए से करवाओ तो ए मैट्रिक्स ही आता है, तो इस केस में ये पॉसिबल है। लेकिन बी मैट्रिक्स एक नॉर्मल मैट्रिक्स है तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ये दोनों ही ऑप्शंस जो हैं ये समटाइम राइट एंड समटाइम रॉन्ग वाले ऑप्शंस हैं, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। सेम चीज जो है वो हमारे ए बी इज इक्वल्स टू जीरो के साथ में, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाने पे हमेशा जीरो नहीं आता है। दिस इज ऑल्सो समटाइम राइट समटाइम रॉन्ग। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है? नन ऑफ द अबव। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव। तो ए और बी मैट्रिक्स अगर कोई से भी मैट्रिक्स है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो उनका मल्टीप्लिकेशन ए बी निकाले और फिर बी ए निकाले तो बराबर आए, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि बराबर नहीं आए, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमेशा इनका वैल्यू जो है वो जीरो आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 2। अब बच्चों अगर मैं दो ऑप्शंस फिल करना चाहूँ, एक मैट्रिक्स 3x3 का बनाऊं तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स आ सकते हैं। 9 एलिमेंट्स की पोजीशन है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट की पोजीशन है, और हर एक पोजीशन पे हम दो एलिमेंट्स पुट कर सकते हैं, 2 या 0। हर एक के ऊपर दो एलिमेंट की सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं, पुट किए जा सकते हैं, 2 ले सकते हैं या 0 ले सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास में कितने मैट्रिक्स बनेंगे? तो परम्यूटेशन में ये चीज हमने पढ़ी थी कि एक पोजीशन पे हम जितने भी एलिमेंट्स रख सकते हैं उनका मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। उनको सब्स्टिट्यूट करने के लिए पोजीशन कितनी है, उनकी वैल्यू पुट करने के लिए पोजीशन कितनी है, उसके लिए हमारे पास में 9 पोजीशंस हैं। तो 2 टू द पावर 9 मतलब 512 वैल्यूज या 512 डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस हम इन दोनों एंट्रीज 2 या 0 से 3x3 के बना सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा है? 512। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें इसने बोला है कि इफ A is a square matrix such that A square is equals to AI, then A minus I का होल क्यूब प्लस A plus I का होल क्यूब माइनस 7A is equals to क्वेश्चन 9। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 में बोला उसने A square is equals to AI। तो AI का मतलब क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है, मतलब A स्क्वायर की वैल्यू A के ही बराबर है, A स्क्वायर की वैल्यू A के बराबर है। तो अब ये तो हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब इसकी जो मेन इक्वेशन है A माइनस आई का होल क्यूब प्लस A प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7 है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर फिर प्लस, अब A प्लस आई का होल क्यूब सॉल्व करते हैं, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर माइनस 7A। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन सी वैल्यू कट रही? तो माइनस का आई क्यूब प्लस का आई क्यूब कैंसिल, माइनस का 3A स्क्वायर आई और प्लस का 3A स्क्वायर आई कैंसिल। A क्यूब को A क्यूब से ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A क्यूब। इसको और इसको ऐड कर सकते हैं हम तो ये प्लस का 6A हो जाएगा। अब आई स्क्वायर की वैल्यू आई होती है और आई का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से करवाते हैं तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 6A बचेगा क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई होता है और A इंटू आई की वैल्यू A ही होती है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट इसको 6A लिख दिया है, माइनस 7A एज इट इज। अब 2A क्यूब को मैं ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर इंटू A लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर इंटू A लिखा, प्लस इधर इनको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का A बचेगा। A स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? A ही थी, तो यहाँ पे A इंटू A आ जाएगा, माइनस A एज इट इज। A इंटू A इज अगेन A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी है हमने? ये हमें ऊपर दे रखी है, A स्क्वायर की वैल्यू A ही होती है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A माइनस A
इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए माइनस ए इज ए। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया है? ए। आंसर क्या आ गया आपका? ए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, दैट इज ए, 9th का ए। चलो अब हम आ जाते हैं 12th पे। 12th क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? इफ ए एंड बी आर टू मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस एम एंड 3 क्रॉस एन। देखो ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस एम और बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस एन, और एम और एन बराबर दे रखे हैं, एम और एन आपस में बराबर दे रखे हैं, ठीक है। तो 5a माइनस 2b का ऑर्डर क्या होगा? 5a माइनस 2b का ऑर्डर क्या होगा? अब बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की है कि a और b का ऑर्डर सेम होगा तो ही 5a माइनस 2b फाइंड आउट किया जा सकता है, और जो रिजल्टेंट होगा उसका ऑर्डर भी जो a और b का ऑर्डर है उसी के बराबर होगा। तो 3 इंटू एम हो सकता है ऑर्डर, या 3 इंटू एन हो सकता है ऑर्डर, ठीक है। ये दोनों ही ऑर्डर करेक्ट है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। तो चलो अब हम इसके ऑप्शन को जस्टिफिकेशन के साथ में सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है m क्रॉस 3? क्योंकि m हमें कॉलम के फॉर्म में दे रखा है और 3 जो है वो रोज दे रखी है, तो यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा दे दिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगले में 3 क्रॉस 3 दे रखा है, तो ये रो और कॉलम दे रखी है, तो 3 रो तो ठीक है, लेकिन कॉलम 3 है, ये हमको कैसे पता चले या कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे हमारे पास में 3 कॉलम का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी हम इसको निगलेक्ट करते हैं। m क्रॉस n, अब देखो n और m दोनों ही कॉलम में दे रखे हैं, लेकिन m रो है, ये कहाँ से पता चलेगा? ये भी हमारे पास में इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट। तो फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 4th वाला, क्योंकि 3 हमारे रो के फॉर्म में दे रखा है और क्रॉस n या m हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉलम की जगह पे, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 4th, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल डिफाइन आर। अब देखो यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी मैट्रिक्स के ऑर्डर दे रखे हैं और हमको एन के और पी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक्स का क्या ऑर्डर है? अच्छा, इसमें हमें सिर्फ पी वाई, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं पहले 11th। अब इसमें हमें क्या पता करना है? पी वाई का मल्टीप्लिकेशन प्लस डब्ल्यू वाई का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को अगर मैं इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ऐड करता हूं तो के और पी में क्या रिस्ट्रिक्शन रहेगी ये हमको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पी का ऑर्डर निकाल लेते हैं। पी का ऑर्डर क्या है? तो पी का ऑर्डर है पी क्रॉस के, यहाँ पे पी क्रॉस के पी का ऑर्डर दे रखा है। वाई का ऑर्डर क्या है? तो वाई का ऑर्डर दे रखा है 3 क्रॉस के, ठीक है। सिमिलरली डब्ल्यू और वाई का भी ऑर्डर निकाल लेते हैं हम। डब्ल्यू का ऑर्डर क्या होगा? तो लास्ट सेकेंड n क्रॉस 3, और वाई का ऑर्डर सेम वही 3 क्रॉस के। सबसे पहले हम लगाते हैं इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन। अगर हम p और y को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देयर आर फ्यू कंडीशंस जो p और y आपस में वेरीफाई कर रहे होंगे, उन कंडीशंस को वेरीफाई करने के बाद में ही आप आंसर निकाल सकते हैं। तो p इंटू वाई अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पहले वाले का कॉलम और दूसरी वाले की रो बराबर होना चाहिए। तो इससे हमको एक कंडीशन मिल गई कि k की वैल्यू जो है वो 3 है, k की वैल्यू 3 है, ये एक ऑप्शन हमको मिल गया। और उसके बाद में जो दूसरा आंसर है हमारा कि पी वाई अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो रिजल्टेंट है उसका ऑर्डर p क्रॉस k है। उसका ऑर्डर क्या है? ये p और ये k के बराबर है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे दूसरी वाली कंडीशन w इंटू वाई के ऊपर। तो w इंटू वाई में क्या दे रखा है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब 3 और 3 आपस में इक्वल है, तो दैट इज करेक्ट। यस, 3 और 3 इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो डब्ल्यू वाई जो होगा वो पॉसिबल होगा। और एन के इसका ऑर्डर होगा, क्या होगा इसका ऑर्डर? एन क्रॉस के, ठीक है, एन क्रॉस के इसका ऑर्डर होगा। अब यहां से हमको एक चीज तो पता चल रही है कि एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया है, सॉरी के इज इक्वल्स टू क्या हो गया है? 3 हो गया है। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए इनका ऑर्डर सेम करना पड़ेगा। तो इनका ऑर्डर अगर सेम है,
अगर ये ऐड हो रहे हैं और इनका ऑर्डर सेम है, इसका मतलब P और N आपस में बराबर है, K और K आपस में बराबर हो, K की वैल्यू 3 आ रही है। तो ये हमारे पास में रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शन को चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। K की वैल्यू 3 वाले दो ऑप्शन है, पहला और तीसरा, लेकिन P और N को इक्वल बताने वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बच्चों अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो इसका मतलब वो एक ही टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। क्या हो सकता है वो? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, देखो अगर ए जो है वो उसके ट्रांसपोज के भी बराबर है, ए जो है वो उसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इज माइनस ऑफ ए डैश के भी बराबर है, इसका मतलब ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए डैश। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, माइनस ऑफ ए डैश को इधर ले आएंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये इक्वल्स टू में जीरो आ जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू जीरो। तो फाइनली ए डैश की वैल्यू आपकी आ रही है जीरो। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जीरो मैट्रिक्स। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में इसने पूछा है मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, देखो ए एंड बी जो है वो आपस में एक दूसरे के इनवर्स कब होंगे? कब होंगे? जब ए इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो या बी इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो। तो ए इंटू बी या बी इंटू ए जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होंगे तभी ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है? फोर्थ वाला। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ वाला। ठीक है, ये बच्चों ये ध्यान रखना कि ये हमारा कंडीशन ही होता है, इनवर्स का कंडीशन होता है। मतलब क्या होता है कंडीशन ऑफ इनवर्स? तो ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होती है? इनवर्स मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन होती है किसी भी मैट्रिक्स से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 14 में उसने क्या बोला है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में उसने पूछा है कि A इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों? रो इज इक्वल्स टू कॉलम होते हैं। तो रो और कॉलम मतलब m और n आपस में बराबर होने चाहिए। इसका मतलब हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दैट्स इट। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने बोला है कि अगर n और p आपस में इक्वल हैं तो 7x माइनस 5z की वैल्यू क्या होगी? तो 7x, सबसे पहले तो हम 7x का जो ऑर्डर है वो फाइंड कर लेते हैं। अब 7 यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो सिर्फ ऑर्डर x का निकलेगा। तो x का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस n। सिमिलरली 5z का ऑर्डर क्या निकलेगा? तो 5z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब इन दोनों के ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो 2 इज इक्वल्स टू 2 होना चाहिए और n इज इक्वल्स टू p होना चाहिए। तो n इज इक्वल्स टू p तो हमको ऑलरेडी दे रखा है उसने। इसका जो रिजल्टेंट होगा ऑर्डर क्या होगा इसका पूरे का? इस पूरे का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस n होगा या 2 क्रॉस p होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2 क्रॉस n इसमें दे रखा है, 2 क्रॉस p तो दे नहीं रखा है, इसलिए 2 क्रॉस p नहीं होने के कारण 2 क्रॉस n को हम फाइनल आंसर मान लेंगे, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है हमारे। ठीक है, समझ में आया ना कि दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें ऑर्डर सेम चाहिए और हमारे पास में या तो ये वाला ऑर्डर आएगा रिजल्टेंट में या ये आएगा, तो दोनों ही सही हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने बोला है a इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और अगर हमको a प्लस ए डैश निकालना है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, ऐसा उसने बता दिया है। तो अब हमें a या हम कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है? अल्फा की। तो a मैट्रिक्स तो है हमारे पास में, हम a डैश निकाल लेते हैं। a डैश क्या निकलेगा? कॉस अल्फा एज इट इज। ठीक है, कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। तो a प्लस
ए डैश इज इक्वल्स टू कितना आएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ठीक है। फिर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा दैट इज 0, फिर माइनस साइन अल्फा ये भी 0 हो जाएगा, और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, मतलब 1 0 0 1 के बराबर है। अब अगर हम कंपेयर करवाएं एलिमेंट्स को तो 2 कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 2 कॉस अल्फा की वैल्यू आ रही है 1, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। अब बच्चों कॉस अल्फा 1/2 कितने डिग्री पे होता है, तो कॉस अल्फा 1/2 होता है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60 डिग्री, इसको हम π/3 भी बोल सकते हैं। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज 2 π/3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे ये n नहीं है, ये पाई होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में उसने बोला है कि A इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन द सिमेट्रिक मैट्रिक इज, तो इनमें से सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होगा। अब बच्चों A इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमको एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, सम के फॉर्म में दे रखा है। इसका मतलब ये A ही दे रखा है। आपको पता है ना कि A प्लस ए डैश का हाफ करें तो इससे सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। कौन सा मैट्रिक्स मिलता है इससे, हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। और अगर हम ए माइनस ए डैश करें और इसका हाफ करें तो इससे हमको क्या मिलता है, इससे हमको क्या मिलता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते तो हमें वापस से ए मिल जाता है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये ए दे रखा है और हमें फाइंड करना है स्क्यू सिमेट्रिक, नहीं हमें फाइंड करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश क्या हो जाएगा हमारा 2 4 -5। देखो रीड कॉलम वाइज करो और उसको रो वाइज लिखते जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ये ट्रांसपोज के फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएगा, ठीक है। फिर -3 1 और 2। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, ए डैश को हम ए से ऐड कर देते तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू 2 + 2 दैट इज 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 भी करते जाते हैं तो आपका डायरेक्ट आंसर निकलते जाएगा। 2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का डिवाइड बाय 2, फिर 4 डिवाइड बाय 2 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद -4 -3 -5 एंड -3, तो ये हो जाएगा -8। -8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। कौन सा रो जो है वो सही दिख रहा है आपको इस केस में, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले का जो रो है वो मैच कर रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। पर हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, 0 और 4 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, डिवाइड बाय 2 तो 2 बचेगा, दैट इज करेक्ट। 3 + 3 इज 6, 6 डिवाइड बाय 2 तो 3 आ जाएगा। 7 + 1 इज 8, 8 डिवाइड बाय 2 इज 4, तो ये हमारी सेकंड रो भी सही आ रही है। इसका मतलब जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट है 17th वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इस तरह से आप इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा सोल्यूशन करें, क्योंकि एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में कोई भी आपका ऑप्शन चेक करने वाले हैं, आंसर चेक नहीं करने वाले, सोल्यूशन चेक नहीं करने वाले। तो जो ऑप्शन आपने करेक्ट किया है वही आपका फाइनल आंसर है, चाहे कैसे भी निकाला हो आपने। अब हम 18th वाले पे आ जाते हैं। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए, बी ए इज इक्वल्स टू बी। क्या बोला है उसने, ए बी इज इक्वल्स टू ए एंड बी ए इज इक्वल्स टू बी, और आपको फाइंड आउट करनी है बी स्क्वायर की वैल्यू। अगर बी ए आपको बी के इक्वल दे रखा है तो हम इसमें बी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा बी ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू बी, ठीक है। अब ये ए बी किस फॉर्म में दे रखा है आपको, ये ए बी की वैल्यू ए दे रखी है तो हम इसको ए लिख लेते हैं, इस ए बी की जगह ए आ गया और ये क्या आ गया यहाँ पे बी स्क्वायर। बी ए की वैल्यू बी दे रखी है तो यहाँ पे आ जाएगा बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है बी, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलिए अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 17 था, अब हम आ गए सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 18 था, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ए इज इक्वल्स टू ए डैश दिया हुआ है, बी इज इक्वल्स टू बी डैश दिया है, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और हमें फाइंड आउट करनी है ए बी ए की वैल्यू। हमें ए बी ए की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, डायगोनल है कि स्केलर है। तो अब हम क्या करते हैं, ए बी ए लेते हैं और इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। अब इसका ट्रांसपोज अगर हम करेंगे और जैसे ब्रैकेट ओपन करके इसको अंदर लाएंगे ट्रांसपोज के साइन को, तो सबसे आगे वाला जो ए है वो सबसे पीछे और सबसे पीछे वाला जो ए है वो सबसे आगे चले जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ये ऑर्डर चेंज हो गया है, हालांकि फ़र्क कुछ नहीं पड़ा है। और अब ए डैश की वैल्यू ए है, बी डैश की वैल्यू बी है और ए डैश की वैल्यू भी ए है, तो फाइनली ए बी ए के ही बराबर आ गया है। ए बी ए का होल डैश जो है वो ए बी ए के बराबर आ गया है। इसका मतलब ए बी ए का जो ट्रांसपोज है वो ए बी ए के बराबर है, दैट इज ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किस टाइप का मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है 19th वाले का। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हम लोग। ए दे रखा है आपको, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसकी वैल्यू 1 A 0 1 दे रखी है और आपको a टू द पावर n निकालना है। अब हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं, a इंटू ए। तो जैसे मैं a इंटू ए करूँगा, क्या वैल्यू मेरे पास में आएगी? ये हमने दोनों मैट्रिक्स को लिख लिया है। अब 1a का मल्टीप्लाई 0 1 में तो 1 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो a प्लस ए आ जाएगा। फिर सेकेंड रो में करेंगे तो 0 आएगा, थर्ड रो में करेंगे तो 1 आएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ रहा है? ए स्क्वायर का 1 2a 0 1। तो डेफिनेटली आपका ए क्यूब का आंसर आएगा 1 3a 0 एंड 1। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है a टू द पावर n के लिए वो क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए 1 na 0 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ जी, है ना, फर्स्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फाइनली ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है जिसमें मैट्रिक्स के क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई कंसेप्ट है जो रह गया है, बच गया है, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें बताइए, हम उस पर्टिकुलर डाउट के ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।